आज के इस वीडियो में हम ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नॉन फाइनाइट्स। तो नॉन फाइनाइट से आज हम इस वीडियो में करेंगे और नॉन फाइनाइट्स में पर्टिकुलर हम करेंगे यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव। तो नॉन फाइनाइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। नॉन फाइनाइट्स भी एक प्रकार की वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके बारे में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा। तो नॉन फाइनाइट्स आपके तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव आगे टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। उसके बाद में इसी तरह से पार्टिसिपल को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू, यानी सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। यदि किसी क्रिया बेयर इन्फिनिटिव वर्ब आई हुई है पहले, उसके बाद में कोई दूसरी क्रिया आ रही है हमारी, तो उसके बाद में टू, विदाउट टू सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। और टू इन्फिनिटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जीरेंड का मतलब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और जीरेंड और पार्टिसिपल में कैसे डिफ्रेंशिएट करें ये भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बेयर इन्फिनिटिव के और टू इन्फिनिटिव के यूजेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। कुछ फॉलोइंग वर्ब्स हैं जिनको हम बेयर इन्फिनिटिव वर्ब्स बोलते हैं, तो उनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करेंगे। और इसमें बहुत ही ये शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सारी वो क्रियाएं याद कर सकते हैं जिनके बाद में हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो ये है आपकी नीनो में ही है सीफियो, लाल बीबी है वो। तो इसमें नी से नीड, नो से नो, में से मेक, ही हियर, है से हेल्प, सी से सी, फी से फील, ओ से ऑब्जर्व, ला के नीचे कुछ नहीं है, ले से लेट, बी से बिड, बी से बीहोल्ड, हैव के नीचे कुछ नहीं है, एंड वो से वॉच। तो ये बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है जिनके बाद में यदि कोई दूसरी क्रिया आती है तो हम वहाँ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसमें जैसे हियर है, सी है, फील है, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन भी कहलाती हैं। तो हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन का मतलब पांच इंद्रियां हैं, जैसे फील करना, सी देखना, टच करना, तो ये हमारी पांच इंद्रियां। इसी तरह से हियर सुनना। तो इनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगा सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी प्रयोग इनके बाद में हम कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेट मी सी नाउ। तो यहाँ पे हमें सी वर्ब भरनी है। उससे पहले हम वर्ब देखते हैं कि आपकी लेट वर्ब आई हुई है। लेट एक बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद में सी का हम सी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है। तो बेयर इन्फिनिटिव वर्ब के बाद में अगली वर्ब भी बेयर इन्फिनिटिव ही यूज होती है, यानी विदाउट टू यूज होगी। इसी तरह से सेकंड में राधा मेड द बेबी डैश वीप। तो इसमें वीप क्रिया में यहाँ पे भरनी है। तो उससे पहले हम वर्ब देखते हैं, मेड आई है। तो मेड क्या है, मेक, मेक से बनी है नीनो में से मेक बनी है। तो मेक क्रिया क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी हम कुछ नहीं लगाएंगे, वीप का वीप ही यूज करेंगे। इसी तरह से आई हैव नेवर नॉन हिम डैश शेक हिज फेथ। तो इसमें शेक क्रिया भरनी है। तो उससे पहले हम देखते हैं नो क्रिया आई है हमारी। तो नो क्या है, नीनो, नो से बनी है हमारी। तो इसलिए यहाँ पर भी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म नो आए तभी बेयर इन्फिनिटिव मानी जाएगी, चाहे इसकी सेकंड फॉर्म आए चाहे थर्ड फॉर्म आए, वो भी बेयर इन्फिनिटिव ही होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम शेक का शेक करेंगे। हाँ, इस नो और हेल्प जो दो क्रियाएं, इनके बाद आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी कर देते हैं, टू इन्फिनिटिव भी कर देते हैं, तो भी गलत नहीं होगा।
इनके बाद दोनों ही केस आपके ठीक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप टू से एक भी कर देते हो तो ये भी आपका ठीक माना जाएगा, दोनों केसेस ठीक हैं। तो नो और हेल्प क्रिया के बाद आप दोनों केस कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट में है सी हार्ड द बेबी डैश वीप। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं हियर वर्ब आई है। हियर के बाद में हियर आपकी क्योंकि वेरी इंफिनिटिव वर्ब है, सी फियो फी से नहीं आपका हियर, नीनो में ही से हियर बनाया हमने, तो यहाँ पर भी हम वीप का वीप। अब क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वर्ब ऑफ सेंसेशन भी है हियर आपकी सुनना, तो सुनना वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसलिए इसके बाद में आप आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हो, वीपिंग भी, दोनों ठीक रहेगा। वीप या वीपिंग दोनों आपके ठीक रहेंगे। अब यदि इफ़ दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस एक्सेप्ट लेट वी यूज़ टू इन्फिनिटिव आफ्टर देम। तो अब तक मैंने बताया था कि इन क्रियाओं के बाद हम वेरी इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इनके बाद में हम टू इन्फिनिटिव भी यूज़ करते हैं। वो कब करते हैं? यदि ये क्रियाएं पैसिव वॉइस के अंदर आई हो, जो अभी हमने वेरी इन्फिनिटिव नीनो में ही है, सीफियो लाल बीबी है, वो उसके अंदर जो क्रियाएं आई हैं यदि वो पैसिव वॉइस के अंदर आएँ तो उनके बाद हम टू इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, फिर वेरी इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो पता कैसे लगे कि ये पैसिव वॉइस में आई हैं? तो यदि ये क्रियाएं पैसिव वॉइस में आई हैं तो इन क्रियाओं से पहले हमेशा बी वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म आपको जरूर मिलेगी। ईजेएमआर हो सकता है, वोजवर हो सकता है, बी हो सकता है, बीइंग हो सकता है, बीन हो सकती है, यानी बी वर्ब की कोई भी फॉर्म यदि इनसे पहले मिलती है तो इसका मतलब ये क्रियाएं पैसिव वॉइस में यूज हुई हैं, तो हमें इनके बाद में टू इन्फिनिटिव का यूज़ करना है। यदि इनसे पहले बी वर्ब ना मिले तो फिर ये वेरी इन्फिनिटिव यूज़ करना है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान करना है। अभी इस एग्जांपल में हम देखते हैं राम वॉज मेड डैश वीप। अब यहाँ पे मेड वेरी इन्फिनिटिव वर्ब है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बी वर्ब आई हुई है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में आई है, तो इसके बाद में हम क्या कर देंगे? टू इन्फिनिटिव, टू वीप। इसी तरह से नेक्स्ट में हम देखते हैं आई हैड बीन सीन डैश स्टील द मनी। तो इसके अंदर भी हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर सी हमारी वेरी इन्फिनिटिव वर्ब है, लेकिन उससे पहले बी वर्ब आई है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टू स्टील। अब क्योंकि ये वर्ब ऑफ सेंसेशन भी है, सी वर्ब भी देखना तो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसके बाद में आप आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हो। इसमें आप स्टीलिंग का भी यूज कर सकते हो, दोनों इसमें आपकी ठीक रहेंगी। नेक्स्ट में है राधा वॉज हेल्प डैश कंस्पायर अगेंस्ट मी। तो इसके अंदर भी हम हेल्प हमारी वेरी इन्फिनिटिव वर्ब है, लेकिन इसके बाद में बी वर्ब, इससे पहले बी वर्ब आई हुई है, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कंस्पायर, इस तरह से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल लेते हैं। इसमें आफ्टर ऑल मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज डिड, और ये आपकी हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन या देन, इनके बाद में भी हम वेरी इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करेंगे। ये इकट्ठे आते हैं, अकेला वुड नहीं होता, इनके साथ रादर लगा होता है। रादर देन हो सकता है, सूनर देन हो सकता है, देन, नथिंग बट या एक्सेप्ट, यदि ये भी आपके आते हैं तो इनके बाद में हम क्या है? हमेशा वेरी इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करेंगे। तो इनके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हाउ डेयर यू डैश अब्यूज मी। तो इसमें डेयर आपका मॉडल यूज हुआ है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? अब्यूज का अब्यूज रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट में है लेंको सा नथिंग बट। तो इसके अंदर यहाँ नथिंग बट आया है। अब इसमें ये वर्ब नहीं देखी जाएगी कि आपकी ये वेरी इन्फिनिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में हम वेरी इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। इसके बाद में नथिंग बट आया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? लुक, क्योंकि नथिंग बट के बाद में भी हम वेरी इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यू हैड रादर, इसमें आपकी फ्रेज आई है हैड रादर,
तो इसमें पे का पे रहेगा। इसी तरह से इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है डू नॉट, डोंट, तो इसमें आपका क्या रहेगा, नो का नो रहेगा। अब आफ्टर द वर्ड्स अबाउट, इजी, कीन, डेंजरस, इनफ, टू प्लस एडजेक्टिव, डिफ़िकल्ट, ग्लैड, हैप्पी, सॉरी, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। इन एडजेक्टिव के बाद में यदि कोई वर्ब भरने के लिए आती है, हाँ एक ध्यान करना है, इन एडजेक्टिव के साथ हमेशा बी वर्ब मिलेगी आपको। बी वर्ब प्लस यदि ये एडजेक्टिव आते हैं तो इनके बाद में हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। ये कुछ एडजेक्टिव मैंने वो लिखे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। इसके अलावा भी कोई दूसरे एडजेक्टिव आ सकते हैं, बस आपको ध्यान पता होना चाहिए कि ये बी वर्ब के बाद में ये एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताना। तो इसके साथ साथ जैसे WH वर्ड है हमारे, हाउ, वेयर, व्हाट, इनके बाद भी टू इन्फिनेटिव का यूज़ हम करते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि इनके तुरंत बाद में वर्ब की फॉर्म भरनी आनी चाहिए। यदि इनके तुरंत बाद में वर्ब की फॉर्म भरनी आई है तो वहाँ टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। तो बी वर्ब इनसे पहले मिलेगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देख लीजिए इसमें जैसे ग्लैड एडजेक्टिव है, हैप्पी एडजेक्टिव है, तो उससे पहले बी वर्ब आई है, तो डेफिनेटली आगे क्या आ जाएगा हमारा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू सी। और इस तरह का एक एग्जाम्पल ज़रूर आ जाता है एग्जाम के अंदर, इट इज़ वेरी डेंजरस, तो यहाँ भी बी वर्ब आई है, उसके बाद में एडजेक्टिव आया डेंजरस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू क्रॉस। आई नो हाउ, हाउ के बाद में तुरंत आया है तो टू बियर। इसी तरह से सी इज़ टू वीक, तो वीक के बाद में आया है, वीक आपका क्या है, एडजेक्टिव है, टू के बाद टू प्लस एडजेक्टिव आ गया है, तो यहाँ वो टू वॉक आ जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम वेरी इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, बिना सब्जेक्ट के वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आती है, और वो यदि बिना सब्जेक्ट के वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आए तो वहाँ हमेशा वेरी इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है। तो देख लीजिए इनमें पहले में हेल्प क्रिया भरने के लिए आई है, सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको पहले बता चुके हैं। प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, ये सब्जेक्ट नहीं होते, तो इसमें हेल्प का हेल्प आ जाएगा। इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है बिगनिंग में, तो थिंक का थिंक आ जाएगा। इसी तरह से ये स्पीक क्रिया है, इससे पहले भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे स्पीक का स्पीक आ जाएगा। और इसी तरह से इसमें भी देखते हैं तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता ऑलवेज, ये तो एक एडवर्ब है, इसलिए स्पीक का यहाँ पर भी स्पीक आ जाएगा। सब्जेक्ट हमेशा या तो कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। तो आज के इस वीडियो में हमारे वेरी इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव के इतने ही यूजेज हैं। यदि आप इतने कर लेते हो तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर क्लास का एग्ज़ाम है, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो। और यदि आपको और भी गहराई में ज़्यादा करना है तो मेरी खुद की एक अपनी ग्रामर की बुक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के नाम से, आप उसमें से अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।